हेलो दोस्तों। तो दोस्तों फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी इस समय चल रहा है मिशन इंद्रधनुष, IMI इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, सघन इंद्रधनुष अभियान, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान है। इसके अंदर 7 मुख्य वैक्सीन से रोके जाने वाली बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। तो वैक्सीनेशन कवर अगेंस्ट 7 डिजीज टू मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन बाई 2020। 7 बीमारियों का वैक्सीनेशन 89 लाख बच्चों को, 89 लाख बच्चों को 2020 तक, ये था मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो अभी भी ये चल रहा है। तो अभी इसका 4.0 फेज चल रहा है। इसका जो फर्स्ट फेज था मिशन इंद्रधनुष अभियान 1.0, IMI 1.0, उसको हम देखते हैं। तो अभी इसका जो रनिंग में फेज चल रहा है वो है मिशन IMI 4.0, जो कि मार्च, अप्रैल और मई 2022 में चल रहा है। ठीक है, कुछ राज्यों में अलग अलग मंथ में हो सकता है, लेकिन ये अभी यदि हम राज्य हरियाणा की बात करें तो इस मंथ में चल रहा है। तो मिशन इंद्रधनुष 1.0 क्या था, आइए देखते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, जो कि उस समय के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री थे जयप्रकाश नड्डा जी, उनके द्वारा देश के 201 जिलों में 25 दिसंबर 2004 को ये IMI स्टार्ट किया गया। तो उस समय उन जिलों को चुना गया जिन जिलों में 2 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण 50% से कम था। यानी कि ये पूरे देश में चलाया गया, लेकिन पूरे देश में से सिर्फ उन्हीं जिलों को चुना गया जहां पर 50% से कम बच्चों का टीकाकरण हुआ था, एवं लक्ष्य रखा गया कि उस टीकाकरण को 50% से 90% तक कर दिया जाए। तो ये जो क्षेत्र थे ये हाई रिस्क क्षेत्र थे। जैसे कि हाई रिस्क जो क्षेत्र एरियाज़ होते हैं उनमें उन एरियाज़ को रखा जाता है जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हो जो कि टीके नहीं लगवाते हो, जैसे कि नोमैड्स। इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन हो, या फिर कोई एरिया ऐसा जहाँ पर किसी ANM का पोस्टिंग नहीं हुआ हो और वो सब सेंटर खाली हो काफ़ी समय से, 3 महीने से, या फिर कोई एरिया ऐसा जहाँ पर जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है वो 3 महीने से नहीं हुआ हो, या कोई एरिया ऐसा जहाँ पर टीके लगते ही ना हो, लगवाते ही ना हो। इस तरह के एरियाज़ को हाई रिस्क एरिया में चुना गया, और जहाँ पर वैक्सीनेशन कम था उन एरियाज़ को चुना गया स्टार्टिंग फेज में। लेकिन इसमें ज़्यादातर राज्य शामिल थे। तो इसके बाद में इसका नाम इंद्रधनुष इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 7 ऐसी बीमारियों के टीके लगाए गए जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल थी, यानी कि जिन्हें वैक्सीन से रोका जा सकता था, जैसे कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। ये 7 बीमारियाँ। जबकि कुछ राज्यों में या कुछ जिलों में रूबेला, रोटावायरस और जापानीज एन्सेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी भी दिया गया था। लेकिन यदि संपूर्ण देश की बात की जाए तो वहाँ पर इन्हीं 7 बीमारियों के लिए मुख्य रूप से दिया गया। तो जब ये IMI 1.0 चला तो 7-7 दिन के लिए और 4 बार चला, यानी कि एक बार 1 महीने में 7 दिन के लिए चला, फिर नेक्स्ट मंथ या 2 महीने 3 महीने छोड़ के फिर दोबारा 7 दिन के लिए चला। इस तरह से ये 7-7 दिन के लिए 4 स्लॉट में चला, और इसका जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हुआ। तो जो फर्स्ट IMI 1.0 था उसमें 2.53 करोड़ बच्चों के टीके लगाए गए और 68 लाख प्रेग्नेंट वुमेन के टीके लगाए गए। 2.53 करोड़ बच्चों के टीके लगाए गए और 68 लाख प्रेग्नेंट वुमेन के टीके लगाए गए, जो कि बहुत अच्छा कवरेज रहा था। उसके बाद में IMI 2.0, जिसका कवरेज बढ़ा के 272 जिलों में कर दिया गया,
ये दिसंबर 2019 से और मार्च 2020 तक चला था। और उसके बाद में IMI 3.0 जो कि फरवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक चला था। बीच में कुछ टर्म्स लिखी हुई है, लेफ़्ट आउट, ड्रॉप आउट, रिफ्यूजल्स। तो ये वो चीज़ें होती है जो कि रिफ्यूज़ल का मतलब जैसे जो बच्चा बिल्कुल शुरू से, जिसके फैमिली मेम्बर्स, परिवार वाले, पेरेंट्स वगैरह उसके शुरू से ही मना कर देते हैं कि हमें तो टीका नहीं लगवाना, रिफ्यूज़ कर देते हैं। ड्रॉप आउट और लेफ़्ट आउट ये इस तरह की टर्म्स है कि जो बच्चे टीके लगवाते हैं या जिनके टीके लगे ना होते हैं, ये उस तरह के बच्चे होते हैं जो बीच में टीके छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें ड्रॉप आउट, लेफ़्ट आउट की श्रेणी में रखा जाता है। फिर उसके बाद में IMI 3.0 के बाद में अभी जो करंट में चल रहा है IMI 4.0 जो कि फरवरी से लेके और अप्रैल तक 2022 तक है। और इसमें जो ज़िले कवर किए गए हैं, 416 ज़िले इसमें कवर किए जाएंगे। ये भी 7-7 दिन के लिए 3 स्लॉट्स में चलेगा। ठीक है, जैसे कि हरियाणा में यदि बात की जाए तो पहला फेज इसका 7 मार्च से लेके 13 मार्च 7 दिन तक के लिए है। देन अप्रैल में 4 अप्रैल से शुरू होगा 7 दिन के लिए, और मई में 2 मई से शुरू होगा। तो इस तरह से 7-7 दिन तक रेगुलर वैक्सीनेशन किया जाता है। और जो जहाँ पर कवरेज कम है या फिर जो लेफ़्ट आउट, ड्रॉप आउट, रिफ्यूजल्स है, उन लोगों को टीकाकरण करवाया जाता है। टीकाकरण के स्कोर को बढ़ाया जाता है और जो बीमारियाँ होती है उनको रोका जाता है। जैसे कि डिप्थीरिया, पर्टिसिस, ये टिटनेस, ये जब जो एक टाइम कहें 2000 से पहले का, उस टाइम पे बहुत कॉमन हुआ करती थी 1980-90 में। अभी तो बहुत रेयर हो गई है टीकाकरण के कारण ही। तो इन बीमारियों को टीकाकरण ने बहुत ही रेयर कर दिया है। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो की यदि बात की जाए तो उसका तो उन्मूलन ही लगभग उन्मूलन हो चुका है, उसका तो पोलियो फ्री हो चुका है। बच्चों में होने वाली जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, वो भी नहीं देखने को मिलती है, रेयर है। मीजल्स, इस तरह से ये सब बीमारियों को एक टीकाकरण का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इन सब बीमारियों को देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। इसी तरह से अब नई जो बीमारियों में टीकाकरण वैक्सीन्स ऐड की गई है, रूबेला, रोटा वायरस, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जापानीज एनसेफेलाइटिस, तो इनसे भी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है और इन बीमारियों को बिल्कुल देखने के लिए ही नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी टीकाकरण से संबंधित एक अभियान के बारे में जानकारी। इसके अलावा एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, वो अलग होता है। उसमें हर फिक्स डे पे इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जबकि ये एक स्पेशल अभियान है जिसे IMI बोला जाता है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इसे बोला जाता है। तो दोस्तों, ये थी IMI से संबंधित पूरी जानकारी। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जैसे आपके भी यदि बच्चे हो तो आप ध्यान दे सकते हैं कब कब टीका कैसे कैसे लगाया लगता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो गर्भवती महिला होती है उसको TT1, TT की जगह अभी चेंज होकर TD दिया जाता है, टिटनेस और डिप्थीरिया। तो TD1, TD2 और TD बूस्टर, यानी कि कोई भी जब गर्भवती महिला गर्भ धारण करती है तो पता चलने पर TT1 लगाया जाता है और उसके 1 महीने बाद TD2, TD1 और उसके 1 महीने बाद TD2 लगाया जाता है। लेकिन यदि किसी गर्भवती महिला के जो बच्चा है वो यदि 2 साल के, जैसे कि जो बच्चा जो उनका ऑलरेडी जो बच्चा है यदि वो 2 साल का नहीं हुआ है तो उस केस में TD बूस्टर ही लगाया जाता है, एक सिंगल डोज ही लगाई जाती है। यदि बच्चा 2 साल से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जो कि अभी उनके जो भी बच्चा है वो यदि 2 साल से ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो फिर वहाँ TD बूस्टर की जगह TD1 और TD2 ही लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात आती है जब बच्चा होता है तो बच्चा होने पर उसके 3 टीके लगाए जाते हैं, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B। यदि किसी कारण से ये टीके नहीं लग पाते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो हेपेटाइटिस B का टीका है वो 24 घंटे के अंदर ही लगता है। ठीक है, BCG का 15 दिन का टाइम होता है,
जबकि BCG का 1 साल तक का टाइम होता है, जबकि जो OPV है वो 15 दिन तक लग सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ख़ास तौर से ध्यान रखें कि यदि आपकी डिलीवरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है तो आप याद करके और अरेंज करके और टीका लगवाएं 24 घंटे के अंदर, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन्स की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में जो टीका लगवाया जाता है 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह, इस तरह से 1-1 महीने के अंतराल में 3 बार लगवाए जाते हैं, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5वें महीने पे। तो उस समय जो टीके लगवाए जाते हैं वो है ओरल पोलियो 1, जो हमने जन्म पे दी थी वो सारी 0 डोजेस थी। तो उसके बाद में जो 1.5 महीने पे लग रही है वो है ओरल पोलियो 1, इसी तरह से 2.5 महीने पे ओरल पोलियो 2 और 3.5 महीने पे ओरल पोलियो 3। इसके बाद में नेक्स्ट जो टीका ओरल पोलियो 1 के बाद में, ओरल पोलियो वैक्सीन 1 के बाद में नेक्स्ट टीका लगता है पेंटा 1, 2, 3, 1.5 और 3.5 में। तो पेंटा इसको बोलते हैं। तो पेंटा में 5 चीज़ें आ जाती है। पेंटा में 5 चीज़ें कौन कौन सी आ जाती है? P4 पर्ट्यूसिस, पेंटा में 5 जो चीज़ें आ जाती है। तो उसमें पहले जो DPT का टीका लगा करता था उसमें 3 वैक्सीन्स तो वही आ जाती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। उसके अलावा 2 वैक्सीन्स और जोड़ दी गई है उसमें, हेपेटाइटिस बी का और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का, हीमोफेलस इन्फ्लुएंजा वायरस का, HIV उसको बोलते हैं, हिब उसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो इस तरह से 5 बीमारियों को इसमें वैक्सीनेट किया जाता है। इसके बाद में देन है रोटा। तो रोटा हो सकता है कुछ राज्यों में नहीं दी जा रही हो, बाकी ज़्यादातर राज्यों में रोटा वायरस का वैक्सीन चालू हो चुका है और इसको भी ऑरली पिलाया जाता है और ये डायरिया के लिए होता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट आती है IPV और देन इसके बाद में नेक्स्ट आती है PCV। तो इस तरह से 1.5 महीने के बच्चे को, 2.5 महीने के बच्चे को और 3.5 महीने के बच्चे को ये वैक्सीन्स लगाई जाती है। ठीक है, जबकि 2.5 महीने में आप देखेंगे FIPV और PCV नहीं लगाया जाता है। FIPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है और ये वैक्सीन्स इस तरह से यहाँ दी जाती है। देन उसके बाद में 3.5 महीने होने के बाद में फिर वैक्सीन दिया जाता है सीधा 9 महीने पे। अब यदि यहाँ भी थोड़ी सी चीज़ें इस तरह से होती है कि यदि कोई वैक्सीन इस समय पे नहीं दिया गया है तो उसको कब कब दे सकते हैं। तो उसका एक ड्यूरेशन होता है, जैसे कि पेंटा को 1 साल तक लगाया जा सकता है। ठीक है, और यदि पेंटा का एक खुराक लग गया है लेकिन यदि उसका दूसरा तीसरा खुराक नहीं लगा है तो भी उसको 16 से और 24 माह तक, जो 1.5 साल से 2 साल वाला होता है, जिसमें IMI में भी हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जितनी भी वैक्सीन्स होती है यदि इनका एक खुराक लग जाता है तो इनको हम IMI के प्रोग्राम में भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम से यदि वैक्सीन लगे तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। देन उसके बाद में 9 महीने का जब बच्चा होता है तो उसे मीजल्स फर्स्ट, MR1, देन JE, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये सिर्फ उन एरियो में दी जाती है जहाँ पर JE एक एंडेमिक एपिडेमिक के रूप में फैला हुआ होता है, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में होता है, बिहार और UP के कुछ क्षेत्रों में है JE। देन 9 महीने में विटामिन A पिलाया जाता है फर्स्ट टाइम और PCV का बूस्टर डोज दिया जाता है। देन 16 से 24 महीने में, यानी कि जब बच्चा 1.5 साल का हो जाए तब उसे दिया जाता है DPT का पहला बूस्टर डोज। ठीक है, देन OPV का बूस्टर डोज, JE2 दिया जाता है जहाँ पर JE लगता है। इसके अलावा मीजल्स, MR, मीजल्स या फिर MR, जहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग चलता है, तो वो दिया जाता है। देन 5 से 6 महीने में DPT का 5 से 6 साल में DPT का दूसरा बूस्टर डोज दिया जाता है। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो TD1, टिटनस और डिप्थीरिया 1, और जब 15 साल का हो जाता है तो TD2 दिया जाता है, टिटनस और डिप्थीरिया 2। जो टिटनस है और जो डिप्थीरिया है वो ज़्यादातर
10 से 15 साल के बच्चों में बहुत देखने के लिए मिला है, तो इसलिए स्कूलों में भी इसके लिए टीडी का प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए की खुराकें पिलाई जाती है। जब बच्चा 1.5 साल से और 5 साल तक होता है तो उसे हर 6-6 महीने में विटामिन ए की खुराकें पिलाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1.5 साल में, फिर 2 साल में, फिर 2.5 साल में, फिर 3 साल में, 3.5 में, 4 में, 4.5 में और 5 में। इस तरह से विटामिन ए की खुराक भी ज़रूर पिलवानी चाहिए, क्योंकि ये जो आई वीकनेस होती है या रतौंधी बीमारी होती है या आंखों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम बीमारियां होती है बच्चों में, उनको ये रोकती है विटामिन ए। तो इस तरह से टीकाकरण का ये जो है कार्ड, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये उसका कार्ड है। ठीक है, जो IMI है वो डिफरेंट था, उसमें कवर करते हैं उनको, जो इस प्रोग्राम में जो छूट जाते हैं उनको उसमें कवर किया जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको जानकारी, ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।